नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संचालक एवं संस्थापक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला स्नोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए ये वीडियो की श्रृंखला एक शुरू कर रखी है मशरूम उत्पादन के ऊपर। तो इसको देख कर आप काफ़ी कुछ सीखते भी होंगे। बहुत से आदमियों के मेरे पास फ़ोन भी आए, संदेशा भी आए, व्हाट्सएप में भी और वैसे भी, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप लेते हो और जो है ना इसमें छपरों में घुसे रहते हो, आप एसी का तो कुछ दिखाते नहीं, एसी तो आपने एक ही दिखाया है। तो दोस्तों, आज हम एक और फार्म पर आए हैं। अब दिक्कत ये होती है कि हम फार्मों पर आ जाते हैं तो कोई फार्म बहुत बढ़िया हो, जो दिखाने लायक हो, सारी उसमें कोई कमी ही ना हो, तब तो दिखाने का कुछ वो भी है। लेकिन चलो, अब जैसा भी है, हम आपको यहीं से दिखाना है। और फार्मर आमतौर पर क्या गलती करते हैं और क्या उनमें सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या वो सुधार कर सकते हैं, ताकि आप जब बनाओ तो आप ऐसी गलतियां ना करो। तो हम आए हुए हैं यहाँ एक सोलदा गांव है। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील कुमार खत्री है। सोलदा गांव में फार्म है, बादली रोड पे, अपने डिस्ट्रिक्ट झज्जर में आता है। तो सुनील खत्री जी, आपने ये फार्म कब शुरू किया था? ये फार्म हमने 2021 से चालू किया था। 2021 से। तो अभी आप ये आज तक आपने कुछ बचाया इसमें कि नहीं बचाया? बस इसमें बीच के ही रहे, ना तो बहुत मुनाफा रहा ना घाटा, बीच का हिसाब चलता रहा, खर्चा पानी ही निकला इसमें। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये काम आपको शुरू करना चाहिए और इसमें आप बहुत ज़्यादा एकदम से रातों रात में जो है ना, या एक ही साल में आप अमीर हो जाओगे बहुत, ऐसा आपका अनुभव नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा रातों रात अमीर हो जाओगे इसमें। तो आप ये दिखाना भाई, इनका फार्म ये वहाँ से दूर से लेके, ये बाहर से आउटलुक है इनके फार्म का। और ये फार्म पूरा फार्म नहीं है, इनके 4 कमरों का फार्म है। लीजिए, चलिए अब हम इनके अंदर ही चले। क्यों, ऐसा ही है ना आपका 4 कमरों का ही है ना फार्म? हाँ जी, 4 कमरों। तो ये देखिए, इन्होंने जो है यहाँ घुसने के लिए ये फुटमैट भी रख रखा है, ताकि इसमें जिस तरह से पैर डुबो रहे हैं इस तरह से पैर डुबो जाए, फिर यहाँ पे साफ करा जाए है और फिर अंदर आ जाए। आओ अंदर आइए। तो दोस्तों, इनका एक ये कमरा है आपका, ये खोलो। 4 बजे के कमरे दिखाओ जी, 1 2 और 3 और 4। तो आज इनका क्रॉप जो है, जो रखे हुए हैं एक ही कमरे में रखे हुए हैं। आइए, आप कितना टेम्परेचर है सुनील भाई? अभी इसमें एसी यूनिट का 22 डिग्री मेंटेन किया है, और अंदर हमारा रूम का बैगों का टेम्परेचर हमारा 27 से लेके 24 के बीच। 24 से 27। अच्छा, तो ये जो 27 जा रहा है, ये आप नहीं समझते कि कुछ ज़्यादा नहीं जा रहा है ये? हाँ, किसी किसी बैग में है, सारे में नहीं, यूनिफॉर्मली सब में वैसे 26 25 24 इतना रह रहा है। कोई एक आधा बैग है जो 27। तो आप क्या समझते हो जिसमें 27, उसमें क्या वो है? वो बैग में जरूर वहाँ पे कोई एयर सर्कुलेशन की कमी होगी, कोई बीच में या तो ज़्यादा खाद हो सकती है, ये 2 चीज़ें देखते हैं। ऐसा है, जब आपके टेम्परेचर इस तरह किसी बैग में ज़्यादा हो, तो आप ये मान के चलो कि उसमें 2-4 दिन में कुछ ना कुछ ड्रामा होने वाला है, और उसमें कोई ना कोई बीमारी है। क्योंकि जब बीमारी होगी या आपके रूम का टेम्परेचर ही ख़राब होगा, तो तब तो सारों में ही होगा अधिकतर उसमें। लेकिन अगर 1-2 बैग में या किसी बैग में टेम्परेचर है, तो आपको सजग हो जाना चाहिए और उसको ठीक से करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, इन्होंने ये बीच की गैलरी बना रखी है। मुझे लगता है कि ये आपकी चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई कुछ कम है। तो ये कितने लंबाई का शेड बना रखा है आपने? ये जोर से बोलो। हाँ, अभी ये 40 बाई 16 का है, 16 फीट का। ऊंचाई इसमें 15 फीट है, और इसमें ऊंचाई की अभी कम लग रही है हमारा तो जो हिसाब है। तो दोस्तों देखो, ये जो 40 फुट लंबा है, ये लंबाई भी इनकी कम है। इसमें कम से कम भी आपकी 50, 55 या 60 फुट तक की लंबाई होनी चाहिए। और इसमें एसी कितने टन का लगा रखा है आपने? इसमें 5.5 टन का एसी लगा। हाँ, एक एसी लगा रखा है। ये 5.5 टन का एसी भी इनका जो है ना,
मैं समझता हूँ कम है। इसमें 2 एसी कम से कम लगने चाहिए, एक उस साइड में और एक इस साइड में। आप क्या समझते हो, ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल सही, 2 टन मतलब इसमें 2 एसी होने चाहिए। तो ये आमतौर पर क्या करते हैं किसान कि एक तो सारा जो है ना सेकंड हैंड माल खरीद के लाते हैं। आपने भी ये सेकंड हैंड लगा रखे दिखे मेरे ख्याल से। इसमें मैंने सिर्फ पफ पैनल सेकंड हैंड यूज़ किया, बाकी सब फ्रेश है। ये जो पब पैनल है, देखिए दोस्तों, अगर पब पैनल जो है ना, बहुत से आप यूट्यूब पे देखते होगे, वीडियोस में देखते होगे, या आपको जो है ना कुछ लोग बाग मार्केट में घूम रहे हैं जो ये 2 नंबर का माल या सेकंड का माल बेचने के चक्कर में रहते हैं, वो आपको कहेंगे ये इसमें इतना पड़ जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा। आपको बता दूं कि जो पब पैनल होते हैं, इनकी जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता इनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ये पुराना होता चला जाएगा तो उसमें उसकी कूलिंग को रोकने की कैपेसिटी या टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेसिटी खराब होती चली जाती है। तो इसको डेंसिटी के हिसाब से खरीदना चाहिए। इसीलिए नए पैनल के लिए मैं सिफारिश करता हूँ कि वो कहते हैं ना, महंगा रोएगा एक बार और सस्ता रोएगा बार बार। तो इनका भी, आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई होगी कभी तक नहीं आई? हाँ, इसमें थोड़ा रूफ में जो हमने छत में जो लगाया पैनल, उसकी मोटाई थोड़ी कम रहेगी, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया हमें। वो कितने mm का लगाया था आपने? इसमें 60 mm का लगाया, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कवरिंग सेट डालना पड़ा उसमें। जबकि वहाँ पे जो है ना 60 mm के उससे बात नहीं बनती है। जो ऊपर छत वगैरह का होता है या बिल्कुल बाहर के वो होते हैं, उसमें 90 से 120 mm के पैनल लगते हैं। ये 60 mm का पैनल इन्होंने गलती से लगाई, और चाहे 120 का भी हो, ऊपर डबल छत होनी ही होनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल, उसकी डबल होनी चाहिए, उससे लाइफ बढ़ेगी और आपका टेम्परेचर वगैरह मेंटेन अच्छा होगा। अच्छा, दूसरा जो है ना, इसकी हाइट मुझे कम लग रही है। कितनी हाइट है इसकी? इसकी 15 फीट हाइट है। हाँ, ये 15 फीट हाइट है। ये कम से कम 17 से 18 फुट होनी चाहिए, ताकि ऊपर आप देख रहे हो कि दिखाना भाई जरा, ये जो ऊपर डक्ट लगा रखी है इन्होंने है, ये डक्ट भी ये इनकी बराबर में लगी हुई है। ऊपर की वो रह जाती होगी, ऊपर टेम्परेचर भी ज़्यादा बनता होगा, ऊपर मशरूम भी आपकी ज़्यादा खुलती होगी मेरे विचार से। तो मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही है। ऊपर हमें थोड़ा ज़्यादा सतर्क मेंटेन करना पड़ता है, ज़्यादा खाद ऊपर खुला रखना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन होने में दिक्कत आती है। हाँ, इसीलिए आ रही। अब दूसरी चीज़, ये बीच की गैलरी है, यहाँ की तो रेफरेंस वो ठीक है, लेकिन आप साइड की दिखाओ भाई। ये जो साइड की गैलरी है, ये कितने फीट की है? ये मुझे कम लग रही है काफ़ी। हाँ, ये बीच वाली तो 3 फीट की है, साइड वाली 2.5 फीट की है, तो थोड़ा आधा फीट कम रह गया, जबकि वो 3 फीट होनी चाहिए। हाँ, तो ये जो साइड की है, ये गैलरी भी जो है ना, ताकि काम करने में आसानी रहे, लेबर को घूमने में और काम करने में आसानी रहे, तो उसमें लेबर खर्च कम होगा। तो इसलिए ये जो साइड की वो है, ये ठीक नहीं है। और आपको जब आप बनाओ तो इसका भी ध्यान रखो। और ये चौड़ाई जो है ना कमरे की, कम से कम 18 फुट तो होनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल, 18 फीट तो मिनिमम चाहिए होनी चाहिए ना, बिल्कुल। 18 फुट होनी चाहिए। हाइट भी 17 फुट होनी चाहिए, और लंबाई जो है ना वो 55 से 60 फुट होनी चाहिए। और दूसरा, इन्होंने जो है ना, सामने दिखाओ भाई, सामने इन्होंने जैसे एक गेट तो इधर है मेन, जिसमें से हमने एंट्री करी है। दूसरा गेट जो है ना, इन्होंने नहीं बनाया है, क्योंकि अब इनको सारा काम इस एक ही गेट से करना पड़ता है। जबकि स्पेंट कंपोस्ट या जब क्रॉप ले ली, जो बच गया, उसको फिर पीछे से बाहर का बाहर निकालना चाहिए, वो अंदर की गैलरी से नहीं जाना चाहिए। तो अंदर वहाँ पे आप आखिर में वहाँ पे एक गेट अवश्य बनाओ, ताकि उसके साथ वो। और वहाँ पे जैसे इन्होंने बना रखा है, ये दिखाओ भाई, ये फ्रेश एयर देने का है। अब इन्होंने ये भी गलती कर रखी है कि ये फ्रेश एयर देने का जो है ना, यहाँ इनके पास एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन नहीं है इस पे, दूसरे पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो ये भी होना चाहिए। तो ये आपको बता दी। दूसरा जो है ना, इन पे AC की वो बताई, तो काफ़ी कुछ है। आइए हम थोड़ा आगे बाहर जाके हम और डिस्कस करते हैं। आओ जी। तो सुनील जी, अब आप हमें ये बताओ कि आप 21 से अब ये 23 आ गए, मतलब लगभग आपको 3 साल हो गए। तो 3 साल में आप मेरे पास कब आए थे? मैं आपके पास 6 महीने करीब पहले आया। 6 महीने पहले आए थे। तो उससे पहले आप काफ़ी दिक्कत में थे,
आपने मेरे से क्या सीखा जो आपने मेरे को कंसल्टेंसी देकर आप मेरे से घर पे मिलने आए, ये फुहारा लेने आए थे, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही फौरा लेने आए। हाँ। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके बाद कुछ हमारी प्रैक्टिस रॉन्ग थी, जो ऑपरेशनल प्रैक्टिस होनी चाहिए, वही टेम्परेचर मेंटेन करने की, हवा की, और ये सब मेंटेन करना हमारा थोड़ा अच्छी तरह से हुआ। और सबसे बड़ा तो फुहारे ने बहुत साथ दिया, क्योंकि अक्सर हमारी जो पिन हेड्स हैं वो पीली हो जाया कर, गलने लग जाया करती थी, ज़्यादा पानी हो जाता था दूसरे फुहारों से। ये इससे बारीक फुहारा देने से एक तो पानी बहुत बढ़िया हुआ, केसिंग की हमारी पट नहीं लगने भी, जिसे कहते हैं फाटा लग जाता है, वो पाठा नहीं लगा फिर? पाटा नहीं लगा। उसके बाद और हमारी उससे मतलब पिन हेड्स बनने में बड़ी आसानी रही। सबसे बड़ा ये हुआ कि इसके थ्रू हम कई बार, अभी हमारे पास ह्यूमिडिफायर वैसा नहीं है मैनुअल, जैसा हमने आपको दिखाया था वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था ना आपको मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको कैसा लगा? वो आपने क्यों नहीं लगवाया अब तक, क्या दिक्कत है? वो बहुत बढ़िया है, अभी हम उसको अब लगवाएंगे आगे। अच्छा, थोड़ा जेब कड़क हो रही है हैं? ये थोड़ी कड़क है, थोड़ी सी देखने। लेकिन आप ये बताओ, जब उस नहीं लगा रखा था आपने, कितनी मशरूम आपकी खुली थी, ये बताइए आप। देखो उसमें नहीं लगा हुआ था तो दिक्कत तो आ ही रही थी हमारी। अभी रिसेंटली जो फ्लश गया हमारा, हाँ, उसमें फर्स्ट फ्लश में हमारी 700 किलो के करीब हमारी मशरूम खुल गई एक ही दिन? एक ही उसमें, हाँ। एक दिन में नहीं, मतलब एक फ्लश में? पहले फ्लश में। हाँ। तो वैसे टोटल फ्लश हमारा 1500 किलो के करीब निकला, मतलब आधा फ्लश तकरीबन हमारा खराब हो गया। अब ये देखो दोस्तों कि ये जैसे बता रहे हैं सुनील भाई कि 700 किलो मशरूम खुल गई। आप कम से कम रेट भी लगा लो, 100 रुपये का रेट है, तो 100 रुपये किलो का रेट भी है, तो इन्होंने 70,000 की मशरूम उसमें से बर्बाद कर दी। अगर ये पहले पैसा लगा लेते, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो है हमारा मशरूम फार्म की प्राथमिक आवश्यकताएं, और उसमें हमने बता रखा है पूंजी के बारे में, भाग 1 या 2 है, वो दूसरा भाग है, उसको भी आप देखना। तो अगर पहले जो पैसा लगना चाहिए अगर उसको आप पहले लगा लो, तो ये समझो कि आपका वो जमी के साथ कवर हो जाएगा, और वो आपको खर्चा ऐसा नहीं लगेगा कि कोई हमने खर्चा कर दिया और ये फालतू का खर्चा कर दिया, या आज नहीं यार कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और उस तरह से आप अपना नुकसान भुगतते चले आओ। तो जो इनको दिखाया था, आप एक वीडियो जो हमने डाल रखी है इसमें, आप उस वीडियो को भी देखना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ों को कैसे वो कंट्रोल करता है, कैसे जो उसमें वो करेगा, तो उससे काफ़ी फायदा है। तो वो जो है ना, मैंने कितनी कॉस्ट बताई थी इसकी? इसमें शायद 60 से 57 नहीं, 57,500। तो देखो 57,500 अगर ये पहले खर्च कर लेते तो 70,000 की मशरूम खराब नहीं करते। गलत कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही है। उसमें तो उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है, काफ़ी कुछ बहुत सपोर्ट मिलता है। अभी इसमें मैनुअल एरर की वजह से रह गया। हाँ, और जो उससे आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा आना था और क्वालिटी भी अच्छी होनी थी, तो वो आपका रेट भी उससे ज़्यादा अच्छा मिलना था। तो अब लगवाओगे, अभी भी गुंजाइश कम है जेब में? नहीं, अब तो लगवाना ही है तो, क्योंकि अब एक बार अगर ना सीखे तो अगली बार कैसे होगा, तो सीखना है। तो दोस्तों अभी इन्होंने जैसे मान लिया है, और दूसरा जो मैं इनके यहाँ बहुत ज़्यादा भारी कमी देख रहा हूँ, इनके यहाँ कमी है टनल बंकर की। टनल बंकर नहीं है ना, आप बाहर से खाद खरीदते हो? हाँ जी, बाहर से लेकर आते हैं। हाँ, तो बाहर से क्या भाव खरीद के लाते हो तकरीबन? और अभी आप किसी के पिछले 3 साल में किसी एक आदमी के हो या अलग अलग ही ले रहे हो, हर जगह ट्राई मुंह मारते घूम रहे हो? अभी हमने कई जगह करके देख लिया, क्योंकि कोई भी पूरा नहीं कर पा रहा है, खाद प्रॉपर नहीं दे पाते, टाइम से नहीं दे पाते, या क्वालिटी नहीं मिल पाती है। बस इसकी बड़ी दिक्कत आती है, इसकी वजह से प्रोडक्शन में बहुत फर्क पड़ता है। अभी तक प्रोडक्शन भी हमारा 16 से 18% ही रहा है, जिसमें कच्चे ही निकल पाए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर 16 से 18% आपका वो आएगा प्रोडक्शन, चाहे आपका कैसा ही रेट आ लो, तो आप उसमें खाली ये मान के चलो कि आप उसमें फार्म के खर्चे निकालोगे, आपको नहीं बचनी चुकनी भी। और जैसे ही आपका एक आधा फ्लैश ऊपर नीचे हो गया, खराब हो गया, या कोई कमी बेसी रहेगी, लाइट चली गई, या आंधी तूफान आ गया, या आपका रेट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, तो पता लगा आप उसी टाइम घुटनों के बल आ जाओगे, और जब आपको नुकसान होगा तो आप पीछे बैक मार जाओगे। तो जब तक आप फिर समझ लोगे, इतने में पता लगेगा था फिर भी, तो कहीं से भी आप वो ले लो, जब तक कंपोस्ट आप अपना खुद नहीं बनाओगे, क्योंकि आपने खुद बनाना है तो आपको एक तो सस्ता पड़ना है, और दूसरा जो क्वालिटी की जो बात है ना, क्वालिटी तो वही बनाएगा जिसको उसमें है सारा ज्ञान हो और अच्छी तरह से वो बनाना
चाहता है और उसको पता है कि भाई कंपोस्ट भारत ने दिया तो किसको क्या उलाना देगा। तो जब वो कंपोस्ट खुद बनाएगा तो उसकी अच्छी क्वालिटी कंपोस्ट बनेगी, तो और अच्छा उसमें स्पॉन इस्तेमाल होगा और अच्छा उसका मैनेजमेंट होगा। तीनों तरह का टेम्परेचर भी, ह्यूमिडिटी भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी ठीक से मेंटेन होगी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी 22-24 से लेकर 28% तक पैदावार आएगी और उसमें आप इसमें एक सुखद स्थिति में होंगे। अदरवाइज आप जो है ना, आप इसमें नुकसान में जाओगे। तो अब आप ये टनल बंकर कब बनाओगे मिस्टर खत्री साहब? बस अभी इसी महीने में इसकी प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं और हम तो कहेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछले 6 महीने में जो आपसे कांटेक्ट किया। उसके बाद इस बार पहली बार मेरे 2 की जो फसल का जो आया यील्ड आया वो मेरा 20 से ऊपर गया, 20 से 22 तक। अगर वो थोड़ा सा ख़राब नहीं होता तो मेरा आराम से 22 मानूंगा, अगर उसको ख़राब वाले को 22 तक गया है। और मैं समझ रहा हूँ और अगर ऐसा ही था आपका गाइडेंस तो हम इस बार 25 से 28 जा सकते हैं, पर वो बशर्ते होगी जब अपना टनल बनता होगा। हाँ, जब टनल बंकर होगा। तो दोस्तों ऐसा है कि जब तक आप अपना एक क्या है कि किसी भी यूनिट की एक वायबिलिटी होती है, ये जो आपका क्या कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं वो जानते हैं वायबिलिटी कैसे निकाली जाती है, वायबल यूनिट कैसे होती है, या बैंक वाले आपको बता सकते हैं या कोई सीए बता सकता है। तो जब तक आपकी यूनिट बनने में ही, एस्टेब्लिश होने में ही वो पूर्ण रूप से वायबल यूनिट नहीं बनेगी, तो जब तक आप उसमें से ये मान के चलो कि आप उसमें खर्चा पानी नहीं निकाल सकोगे और आप उसमें 2 पैसे नहीं कमा सकोगे। तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ। हालांकि मुझे ये कहते हुए वो हो रहा है, जरा दुख हो रहा है कि ये जो सुनील खत्री जी की यूनिट है ये एकदम से अनवायबल यूनिट है और इन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जितनी जल्दी से जल्दी ये अपना जैसे कंपोस्ट का ही बना लें और इनके कमरों का वो भी नंबर भी बढ़ाएं और इसमें साथ में एक छोटी सी जो है ना ये अपनी कैनिंग यूनिट भी लगाएं ताकि इनको बाजार का भाव इनको अच्छा मिल सके। जब बाजार का भाव अच्छा नहीं मिल रहा है तो ये अपनी कैनिंग कर लें और उसको फिर आराम से बेचें ताकि ये हर तरफ से चेन की नींद सोए। तो दोस्तों वायबल यूनिट बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत से भाई आजकल क्या करते हैं, कोई 1 कमरा बना रहा है, कोई 2 कमरा बना रहा है। जिसने एक बार झोपड़ी में लगा ली तो वो झोपड़ी में लगा कर अगली बार अपने आप को तुर्रमुखा समझता है। वो सोचता है कि अब तो तू जो है ना ऐसा वो कर कि सारे साल जो है ना तेरे को मशरूम मिलती रहे। तो हमने कई फ़ोन आते हैं, बहुत से लोग वक्त फ़ोन लेने भी आते हैं, वो फ़ोन करते हैं और वो ये 1-1 कमरा लगा लेते हैं, 2-2 कमरे। तो ये 1-1, 2-2 कमरे जो है ना आपके लिए बड़े घातक हैं। और उसमें भी वो जो है ना एसी वगैरह ठीक नहीं लगाते, वो घर वाले एसी ठोक देते हैं। तो वो घर वाले एसी जो है ना वो एक अच्छे वो नहीं होते, वो घर में लगने के लिए हैं। इनके यहाँ दूसरे एसी होते हैं जिसमें एयर हैंडलिंग यूनिट लगती है, एचयू के साथ लगते हैं और इसमें जो है ना कमर्शियल वो यूनिट लगती है एसी की। तो दोस्तों एसी वगैरह ठीक लगाएं और सबसे पहले कि आप 1, 2 या 4 यूनिट 4 कमरों का जो वो बनाते हैं, ये टोटली मैं इसकी सिफारिश नहीं करता कि आपको इसमें लगना चाहिए। जो इतने उसमें लगे थोड़े से 20, 30, 50 लाख रुपया लगा के या 10-5 लाख रुपए लगा के वो काम करते हैं, वो एक अच्छा काम नहीं है। बेहतर है कि वो एसी यूनिट ना लगा के अपना 2, 4, 5 साल 6 साल अपना झोपड़ी लगाएं और वो झोपड़ियों की संख्या बढ़ा लें। एक तो उसमें उनको तजर्बा हो जाएगा और उनके पास जब पैसा हो तो वो ढंग की यूनिट लगाएं और वायबिलिटी उसको देख कर लगाएं और किसी अच्छे मशरूम विशेषज्ञ से मिलकर अपनी सलाह मशवरा करके उनसे सलाह लेकर उनको कंसल्टेंसी पे करके और जब आप अगर यूनिट लगाओगे तो वास्तव में आप चलोगे, अदरवाइज आप नुकसान में जाओगे। गलत कह रहा हूँ भाई? नहीं, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आप तो जब मेरे पास आए थे तो आपको मैंने बताई होंगी ना सारी बातें। आपको मेरी कंसल्टेंसी कैसी लगी? ठीक लगी, गलत लगी थी? नहीं, बढ़िया है, उससे काफ़ी गाइडेंस हुआ। आगे के लिए हमारे कुछ जो गलती है उनको सुधारने का भी मौका मिल रहा है, कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। आगे तो कोई इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। अभी पहला इम्प्रूवमेंट हो गया, 20% पहुँच गया, जो 16-18 के बीच में घूम रहे थे काफ़ी दिनों से। तो अभी बस ये है कि यूनिट जिस दिन हमारी कंपोज यूनिट लग गई तो हम पक्का दावे से है कि 25 से 28 जाएंगे। और फिर धीरे धीरे आप ये बढ़ाओगे, कमरे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? नहीं, कमरे तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। वो तो आपका पहला ही सुझाव है कि कम से कम 6 कमरे होने ही चाहिए। आपके मिनिमम तो 6 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नहीं, मिनिमम इसमें 12 कमरे चाहिए दोस्त।
अगर सही पूछे तो। चलो खैर, ये अब हमारा यहाँ से इशारा हो रहा है कि थोड़ा सा जो है ना ये वीडियो बढ़ने लग रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे। आशा है किसी और दूसरे वीडियो में आपको और 2-4 बातें बताऊंगा। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे वीडियो आते हैं, जो मैं आपको वीडियो डालता हूँ, इसको आप स्किप कर करके मत देखा करो। इसको आप तसल्ली से देखो, जब ठाली हो, जब आप बिल्कुल निश्चिंत हो और आपका मूड ये हो कि हमें कुछ सीखना है, तो सीखने के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि हर एक जब मशरूम फार्म पर मैं भ्रमण करने जाता हूँ और उसका अवलोकन करता हूँ, तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आपको उसमें मैं कमियां बताऊं, ताकि आप उन कमियों को ना करें और आप उन कमियों को सुधार के एक अच्छा मशरूम फार्म खोल लें और अच्छी तरह से आप उसे चलाएं। एक आप अच्छे मशरूम उत्पादक बने और आप घाटे में ना जाए, क्योंकि घाटे में जाओगे तो उससे जो है ना आप तो मरोगे ही मरोगे, आपको नुकसान होगा ही होगा। साथ में मशरूम के फार्म के ऊपर या मशरूम क्षेत्र को भी बहुत भारी नुकसान होगा। और लोग बात ये कहेंगे यार हमारे को पड़ोस में उसने फलाने ने खोला था, मेरे रिश्तेदार ने खोला था, वो बैठ गया, उसके ऊपर बैंक का कर्जा हो गया, फिर बैंक में जो है नीलामी हुई। तो दोस्तों मेरा जो असली मकसद है वो यही है कि मैं दूसरे के फार्मों पे जाऊं, वहाँ उनकी जो कमियां हैं उनको भी बताऊं और उनकी जो अच्छाइयाँ उनको भी बताऊं, और आप उसे अच्छी तरह से देखें। और बेहतर है कि आप उसे आगे शेयर करो, लोगों को, औरों को भी दिखाओ, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे जैसे आपके पड़ोसी की अच्छी मशरूम होगी तो आपको होगी। आप ये मत सोचो कि आपको हो जाएगी, आपके पड़ोसी के नहीं होने चाहिए। अगर आप पड़ोसी का भला नहीं सोच सकते, दूसरे साथी का भला नहीं सोच सकते, तो आपका ही भला नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। खूब मशरूम लगाओ और फायदा उठाओ।